हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ ए टू में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की इस वीडियो में देखेंगे ओम के नियम को। ओम के नियम यानी ओम ने विद्युत धारा के बारे में क्या कहा था और इसके सत्यापन को इसके पिछले वीडियो में हमने एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में अध्ययन किया था। आइए बच्चों, देखते हैं इस वीडियो में ओम के नियम को। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, ठीक है ना। तो ओम का जो नियम है बच्चों, पहले हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। ओम का नियम जो है, अचर ताप पर किसी चालक से किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी किस ताप पर? अचर ताप पर यदि आप किसी चालक तार से विद्युत धारा को क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर जो वहाँ विभवांतर उत्पन्न होगा, ये विभवांतर वह विद्युत धारा के समानुपाती होगा। या फिर कह सकते हैं, यदि मान लीजिए विद्युत धारा आई है, ठीक है ना, और विभवांतर भी है, क्योंकि विभवांतर को हम किससे सूचित करते हैं? भी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और विद्युत धारा क्या है? आई है। उत्पन्न विभवांतर जो होगा वह विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यानी भी समानुपाती आई होगा। कब? जब किसी चालक से आप विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हो, ठीक है। यानी जब किसी धारावाही चालक तार से यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वहाँ जो विभवांतर उत्पन्न होगा वह विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यह किसने कहा था? ओम ने कहा था, ठीक है ना। ओम के नियम को, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आर क्या है? तो आर स्थिरांक है। आर इजकल टू नियतांक। आर क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है आर की वैल्यू, ठीक है ना। जब आर की वैल्यू कांस्टेंट है तो आई बराबर ठीक है, तो V बराबर क्या होगा? I बटा आर। V बराबर I बटा आर हो जाएगा। ये फार्मूला को आप याद रखिए। इसी फार्मूला को क्या करना है? सिद्ध करना कि ओम के नियम को क्या होगा? V बराबर आई आर, या फिर कह सकते हैं I बराबर V बटा आर होगा। I बराबर V बटा आर, यानी I बराबर V बटा आर, ठीक है ना। R क्या है? तो R नियतांक है, ठीक है ना। यानी इस चीज़ को हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। इसको नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं। हाँ, एक बात और नोट कीजिए। 1826 ईस्वी में इस नियम को इसने प्रतिपादित किया था। 1826 ईस्वी में, ठीक है ना। 1826 ईस्वी में सर आइजैक ओम ने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी धारावाही चालक तार से यदि आप विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हो तो वहाँ जो विभवांतर उत्पन्न होगा वह विद्युत धारा के समानुपाती होगा, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कि चालक तार से यदि आप विद्युत धारा I प्रवाहित कर रहे हो और उत्पन्न विभवांतर यदि भी हो तो भी समानुपाती I होगा, ठीक है ना। भी समानुपाती I होगा। यह प्रयोग सर आइजैक ओम ने
कब किया था? ओम ने 1826 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम, इसका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है ना, जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में इस प्रयोग को किया था। ठीक है, अब हम इसका सत्यापन करेंगे कि यह सत्यापित कैसे होगा कि V समानुपाती I होता है या V बराबर IR होता है। R जहाँ क्या है? R कांस्टेंट नियतांक है। तो आइए एक प्रयोग द्वारा हम सिद्ध करते हैं कि किसी भी धारावाही चालक तार से यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उत्पन्न विभवांतर जो होगा वह विद्युत धारा के समानुपातिक होगा। ठीक है ना, तो समानुपातिक क्या होगा? तो सबसे पहले ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए जो हमको आवश्यक उपकरण चाहिए, आवश्यक उपकरण का नाम लिखना है। पहला नंबर हमको क्या चाहिए? आवश्यक उपकरण चाहिए। ठीक है ना, आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण आप पहले फिगर देखिए, फिगर हम यहाँ बना देते हैं, उसके बाद बारी बारी से समझाएंगे। ये जो बाबू है ये आपका बैटरी है, यह आपका स्विच है, यह आपका परिवर्तनशील प्रतिरोध है, यह आपका प्रतिरोध है, यह आपका वोल्ट मीटर है, यह आपका एमीटर है। ठीक है ना, एमीटर से क्या मापेंगे? विद्युत धारा नापेंगे। वोल्ट मीटर से क्या नापेंगे? उत्पन्न विभवांतर नापेंगे। एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल्स में बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप जाके देख लें ताकि एमीटर और वोल्ट मीटर स्पष्ट समझ में आए। एमीटर जब भी जुड़ेगा तो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, वोल्ट मीटर जब भी जुड़ेगा तो समांतर क्रम में जुड़ेगा। श्रेणी क्रम कहने का मतलब है कि जब भी इससे धारा निकलेगा तो पहले प्लस में प्रवेश करना चाहिए और माइनस से बाहर निकलना चाहिए, और वोल्ट मीटर में जब भी धारा प्रवेश करेगा तो माइनस से प्रवेश करेगा और प्लस से बाहर निकलेगा। ठीक है ना, इस प्रकार के संयोजन करते हैं। यानी ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए हमको आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए? तो बाबू एक वोल्ट मीटर चाहिए, प्रतिरोध चाहिए, एमीटर चाहिए, बैटरी चाहिए, स्विच चाहिए, परिवर्तनशील प्रतिरोध चाहिए, और इसके अलावा ये सब जितना चालक तार है वह चाहिए, चालक तार। यानी ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जितना आवश्यक उपकरण है, इसी आवश्यक उपकरण को हम यहाँ फिगर में दर्शा चुके हैं। तो फिगर में आप देखकर आवश्यक उपकरण का नाम लिख सकते हैं। आवश्यक उपकरण हम एक बार फिर से बोल देते हैं। आवश्यक उपकरण में वोल्ट मीटर चाहिए, प्रतिरोध चाहिए, परिवर्तनशील प्रतिरोध चाहिए, स्विच चाहिए, बैटरी चाहिए, एमीटर चाहिए, और इसके अलावा चालक तार की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, अब बाबू है कि आवश्यक उपकरण के बाद इसको हम किस सिद्धांत पर जोड़ेंगे? तो इसका सिद्धांत में लिख सकते हैं। इसका जो सिद्धांत है ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए किस सिद्धांत का काम करना पड़ेगा? तो सिद्धांत में बाबू एमीटर और यहाँ देखिए एमीटर को श्रेणी और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में,
समांतर क्रम का संयोजन, संयोजन सिद्धांत। यानी ओम का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होगा? तो बाबू ओम का नियम का जो सत्यापन होगा ना, यह जो सिद्धांत होगा, यह जब भी लगेगा एमीटर तो श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को जब भी जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में। यही इसका सिद्धांत है। अगर आप इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं या फिर एमीटर को किसी तरह से और वोल्ट मीटर को किसी तरह से जोड़ देंगे तो ओम का नियम सिद्धांत सत्यापित नहीं होगा। तो इसका एक सिद्धांत है, आप सिद्धांत याद रखिए। वह सिद्धांत क्या है? तो जब भी हमको वोल्ट मीटर या एमीटर को जोड़ना पड़ेगा तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हम बता चुके हैं कि बाबू श्रेणी क्रम में कैसे जुटेगा? तो श्रेणी क्रम में जब भी इसमें धारा प्रवाहित यानी प्रवेश करेगा तो वह प्लस धन टर्मिनल से प्रवेश करेगा और ऋण टर्मिनल से बाहर निकलेगा। जबकि वोल्ट मीटर में धारा प्रवेश करेगा तो ऋण टर्मिनल से प्रवेश करेगा और धन टर्मिनल से बाहर आएगा। इसी प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन और इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आवश्यक उपकरण। हो गया जितना ये बोर्ड पर दिख रहा है, ये सभी आवश्यक उपकरण हैं। उसके बाद सिद्धांत हो गया। सिद्धांत के बाद अब इसका जो है ना कार्यविधि है, यानी अभी इसमें हम काम क्या करेंगे? कार्यविधि कैसे काम करेंगे? ध्यान से समझिए। काम क्या करेंगे? तो बाबू ध्यान से समझिए काम क्या करेंगे। अब इस उपकरण को क्या करेंगे? जैसे चित्र बना है उस चित्र के अनुसार सजा लेंगे। चित्र के अनुसार सजाने के बाद हम पहले स्विच ऑन करेंगे। क्या करेंगे? स्विच ऑन। जब हम बाबू स्विच ऑन करते हैं तो इससे आई एम्पियर की धारा मान लीजिए प्रवाहित होती है। कितना एम्पियर की? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। मान लीजिए कि जैसे ही हम स्विच ऑन किए तो स्विच ऑन करने के बाद इससे धारा प्रवाहित होगी और प्रवाहित धारा सबसे पहले एमीटर में, एमीटर से होते हुए वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर से प्रतिरोध में, प्रतिरोध से होते हुए परिवर्तनशील प्रतिरोध और परिवर्तनशील प्रतिरोध से होते हुए स्विच और बैटरी के दूसरे ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, जैसे ही प्रवेश किया तो उसका परिपथ पूरा हो गया। ठीक है ना। तो जैसे ही परिपथ पूरा हुआ तो एमीटर और वोल्ट मीटर की जो सुई है वह विक्षेपित होती है। उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है ना, उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे और फिर से उसका स्विच क्या करेंगे? ऑफ कर देंगे। ठीक है ना, बात समझे? नहीं, फिर से बोलते समझिए। पहले क्या करेंगे? स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन करने के बाद इससे आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यह धारा एमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, परिवर्तनशील प्रतिरोध और स्विच से होते हुए बैटरी के दूसरे ध्रुव में प्रवेश कर जाती है, जिससे धारा अपना परिपथ पूरा कर लेता है। और परिपथ जैसे ही धारा पूरा करता है तो एमीटर और वोल्ट मीटर की सुई विक्षेपित होती है। इसे नोट कर लेते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं। नोट करने के बाद फिर से आप क्या कीजिए? स्विच को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, एक स्टेप पूरा हो गया। स्विच ऑफ करने के बाद बाबू आप क्या कीजिए? परिवर्तनशील प्रतिरोध की लगी मुट्ठी को खिसका दीजिए। ऐसे घिसका दीजिए। ठीक है ना, परिवर्तनशील प्रतिरोध की मुट्ठी को क्या कीजिए? खिसका दीजिए। स्टेपलाइजर जानते हैं? स्टेपलाइजर, स्टेपलाइजर में जो घुमाने वाला होता है ना, यानी वोल्टेज कम और बेसी करने वाला, उसको एक बार क्या कीजिए? घुमा दीजिए। ये स्टेपलाइजर लगा हुआ है। ठीक है ना, स्टेपलाइजर मुट्ठी को यानी उसका जो पकड़ने वाला होता है ना, उसको घुमा दीजिए। और घुमाने के बाद फिर से स्विच को क्या करना है? ऑन करना है। जब फिर स्विच ऑन करते हैं तो इससे धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने के बाद एमीटर और वोल्ट मीटर की सुई विक्षेपित होती है। इसको क्या करते हैं? लिख लेते हैं। ठीक है, यानी लिखने के बाद ये इसका कार्यविधि हुआ। कार्यविधि के बाद प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम जो होगा वह इस प्रकार से होगा। पहला बार में अगर V1 था तो दूसरा बार में, यानी यहाँ लिखिए I1 था तो यहाँ क्या होगा? V1 होगा। फिर दूसरा बार जब किए तो धारा का जो मान I2 आया, इसका मान लीजिए
V2 आया। तीसरा बार मान लीजिए I3 आया तो V3 आया, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा प्राप्त परिणाम है जिसको हम लिख रहे थे, ठीक है ना। अब जैसे ही हम इस प्राप्त परिणाम को लिखे, अब इस प्राप्त परिणाम को क्या करना है, ग्राफ पर लेना है। किस पर लेना है, तो ग्राफ पर लेना है। पहले एक बार फिर से कार्यविधि समझिए। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने के बाद एमीटर और वोल्टमीटर की स्विच, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो इससे विद्युत धारा निकलेगा। विद्युत धारा पहली बार में एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, परिवर्तनशील प्रतिरोध स्विच से होते हुए बैटरी के दूसरे ध्रुव में प्रवेश कर जाएगी, जिससे एक परिपथ पूरा कर लेगा। परिपथ पूरा करने के बाद एमीटर और वोल्टमीटर की सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी। विक्षेपित सुई को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मान लीजिए पहला बार जो विक्षेपित हुई थी ये हुई थी, उस समय धारा का जो मान था I था, और विभवांतर यानी E जो नापा है, I नापा है इसको, और वोल्ट नापा है इसको, उसको हम लिख लिए थे। जब सेकेंड बार जब स्विच ऑफ किए थे, स्विच ऑफ करने के बाद परिवर्तनशील प्रतिरोध की मुट्ठी को घसकाए, फिर स्विच ऑन किए। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो फिर एमीटर और वोल्टमीटर की सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी। फिर इसको लिख लिए, अब ये प्राप्त हुआ, अब ये प्राप्त हुआ। तो इस प्रक्रिया को 3-4 बार क्या करते रहिए, दोहराते रहिए। यानी स्विच ऑफ ऑन करते रहिए, नोट कीजिए एमीटर की सुई और वोल्टमीटर की सुई कितना विक्षेपित हुआ उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर से स्विच ऑफ कीजिए और परिवर्तनशील प्रतिरोध की मुट्ठी घसकाइए, फिर से स्विच ऑन कीजिए। यानी इस प्रक्रिया को आप 4-5 बार दोहराते रहिए, तो इस प्रकार से प्राप्त परिणाम होगा। अब इस प्राप्त परिणाम को क्या करेंगे, ग्राफ पर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ग्राफ बताते हैं इसका। आइए बच्चों ग्राफ देखते हैं। मान लीजिए यह y अक्ष है और यह x अक्ष, यह x अक्ष है और यह y अक्ष। x अक्ष को हम धारा माना है और y अक्ष को विभवांतर माना है, यानी इसको भी माना है, इसको I माना है, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब इसको I1 V1 यानी I1 और V1 एक जगह, I2 V2, I3 V3, I4 V4, इसको जब हम मिलाएंगे तो कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से। इससे स्पष्ट होता है जब प्राप्त परिणाम को हम कहाँ लेंगे, ग्राफ पर। प्राप्त परिणाम को जब हम ग्राफ पर लेते हैं और ग्राफ में x अक्ष को धारा और y अक्ष को विभवांतर जब मानते हैं, तो इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ वह कहाँ से, तो इसके वह मूल बिंदु से गुजरता है। कहाँ से, मूल बिंदु से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु से। आपको ग्राफ में पता होगा कि जिसका ग्राफ सरल रेखा में हो और वह मूल बिंदु से गुजरे तो x अक्ष और y अक्ष आपस में समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ है वह मूल बिंदु से गुजर गया है और एक सरल रेखा में है, तो इसका मतलब यह है कि x अक्ष और y अक्ष आपस में क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समानुपातिक होगा। जैसे ही समानुपातिक हुआ इसका मतलब है यह धारा है और यह I है, तो यह धारा और यह I क्या होगा, समानुपातिक होगा। अतः I समानुपाती क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। I समानुपाती V। इसी को तो साबित करना था, यही हो गया सत्यापित। यानी ओम के नियम में यह धारा और विभवांतर आपस में क्या होता है, समानुपातिक होता है। कब, जब किसी चालक तार से हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यानी जब यह चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो यह प्रतिरोध है, कितना यह विद्युत धारा का विरोध किया है इसको यह नापेगा, और इससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है इसको यह नापेगा, और यह दोनों आपस में क्या होता है, समानुपातिक होता है। लेकिन ताप क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सावधानी की। इसमें कुछ सावधानी रखना पड़ता है। सावधानी, क्या सावधानी रखना पड़ेगा बाबू, तो ध्यान दीजिए। कभी भी अगर इस तरह का आप प्रयोग कर रहे हैं
तो आपको एक सावधानी रखना है। वह सावधानी क्या है, तो कहीं भी तार खुला नहीं होना चाहिए। यदि आपका तार कहीं खुला हो तो करंट मारने की संभावना हो सकती है। तो पहला सावधानी आपको बरतना है कि तार कहीं खुला नहीं होना चाहिए। दूसरा सावधानी कि एमीटर और वोल्टमीटर को जब भी जोड़ना है तो क्रमशः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ही जोड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी सावधानी रखना है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में ही जोड़ना। तीसरी सावधानी है, कहता है अचर ताप पर। किस ताप पर? अचर ताप पर। ओम के नियम को जब हम लिखा रहे थे तो वहाँ ही हम बता दिए थे कि अचर ताप पर, यानी बाबू ताप ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, हमेशा ताप अचर होना चाहिए। इसके लिए आप ज़्यादा देर तक स्विच ऑन नहीं रख सकते, ठीक है ना। स्विच ऑन रखिएगा तो ताप बढ़ेगा, इसलिए आप स्विच ऑन कीजिए और दोनों को नोट कीजिए। नोट करने के बाद फटाक से स्विच को क्या कीजिए, ऑफ कीजिए। ऑफ करके आप आराम कीजिए। फिर परिवर्तन पर शील प्रतिरोध की मुट्ठी को खिसकाइए और फिर स्विच ऑन कीजिए। और ऑन करने के बाद तब तक ऑन करना है जब तक हम इसका विक्षेपित सुई कितना विक्षेपित हुआ है और इसका वोल्टमीटर कितना विक्षेपित हुआ, जब तक ये दोनों नोट कर ले फिर स्विच को क्या कीजिए, ऑफ कीजिए। यानी कहने का मतलब है ऐसी सावधानी जिसमें स्विच ज़्यादा देर तक ऑन नहीं रखेंगे। तो ये 3 सावधानी है, आप इस 3 सावधानी को जरूर बरतिए ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ओम का नियम अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आइए बच्चों देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध किसको कहते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध, प्रतिरोध किसको कहते हैं बाबू? विद्युत धारा में, मतलब इस चैप्टर में, विद्युत धारा चैप्टर में प्रतिरोध एक अहम टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको ठीक से समझना है कि प्रतिरोध किसको कहते हैं। प्रतिरोध अगर अधिक होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा चालक पर, ठीक है ना। अगर प्रतिरोध बढ़ाना हो या प्रतिरोध घटाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा। ज़्यादा अगर प्रतिरोध मतलब होता है धारा का विरोध करना, यानी चालक तार, किसी चालक तार में यदि कोई धारा का विरोध कर रहा है तो उसी विरोध को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। यानी धारा का किया गया विरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि इस किसी चालक तार से यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ना, तो जो उसको रोकेगा, प्रवाहित होने नहीं देगा, कहेगा रुक अभी आगे मत जा, यानी रोकने का उसको प्रयास करेगा, यानी उसका विरोध करेगा, उसकी गति को रोकेगा, उसी को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध को हम R से सूचित करते हैं। किससे? R से। R बराबर होता है V/I। क्या होता है? V/I, ठीक है ना। प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं? R से सूचित करते हैं और R बराबर होता है V/I, ठीक है ना। यानी विभवांतर और विद्युत धारा के समानुपाती यानी अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है, यानी प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वह ओम होता है। उसको इस प्रकार से सूचित करते हैं, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं? इससे सूचित करते हैं। यानी जहाँ ऐसा सिंबल दिख जाए वह समझिए प्रतिरोध है, यानी धारा का विरोध कर रहा है, प्रतिरोध है, ठीक है ना। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक हम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध किसको कहते हैं? तो धारा का किया गया विरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी अब प्रतिरोध जो है वह किस पर डिपेंड करता है? तो पहला बात समझिए,
चालक तार की लंबाई पर, यहाँ हम बारी बारी से लिखते जाते हैं। चालक तार की लंबाई यानी इस पर डिपेंड करता है, चालक तार की लंबाई यानी प्रतिरोध जो है R समानुपाती L होता है। L मतलब लंबाई, ठीक है। L मतलब क्या होता है? लंबाई होता है। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान से समझिए, चालक तार की लंबाई यानी कहने का मतलब है कि पहला कंडीशन है बाबू कि अगर किसी चालक तार की लंबाई को आप बढ़ाइएगा, ठीक है ना, तो प्रतिरोध भी उसका बढ़ेगा। क्या है कि दोनों एक दूसरे का क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि किसी चालक तार की लंबाई उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है, ठीक है ना। अगर लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ लिख सकते हैं लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। ये बात आपको हर हाल में याद रखना है। ये बात पूछता है कि अगर किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसके उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। तो जिस चालक तार की आप लंबाई बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि बाबू ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये चालक तार है, ठीक है ना। इस चालक तार में यहाँ हम बल्ब लगा दिए हैं, ठीक है ना, और यहाँ हम बैटरी लगा दिए, यहाँ बैटरी लगा दिए और यहाँ स्विच, यहाँ स्विच, ठीक है ना। अब बताइए ये इतना लंबा तार है, इतना लंबा तार है, तो ये बल्ब जलेगा तो ज़्यादा वोल्टेज देगा, यानी क्योंकि इसको ज़्यादा विद्युत मिल रहा है। लेकिन इसी की तार की लंबाई अगर हम इतना बढ़ा दें, ठीक है ना, और यहाँ स्विच और बैटरी लगा दे, ठीक है ना, यहाँ लगा दे, तो अभी वही सब चीज़ है, बल्ब भी वही है, बैटरी भी वही है, स्विच भी वही है। तो कहने का मतलब है लेकिन तार की लंबाई क्या हो गया? बढ़ गया। तो जैसे ही तार की लंबाई बढ़ेगा तो इसका वोल्टेज घट जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा विद्युत नहीं मिल रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, धारा इसमें अधिक रुकावट आ रहा है, तो इस तक बल्ब तक धारा बहुत कम पहुंच पाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें बल्ब कम जलेगा। यानी कहने का मतलब अगर आपको बल्ब में अधिक रोशनी चाहिए तो तार छोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर तार ज़्यादा बड़ा रखिएगा तो क्या होगा? तार बड़ा रखने से आपका प्रतिरोध उत्पन्न ज़्यादा होगा, जिससे वोल्टेज घट जाएगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आइए बच्चों अगला देखते हैं, चालक तार की मोटाई। चालक तार की मोटाई दूसरा नंबर देख लेते हैं। चालक तार की मोटाई, ठीक है ना। लंबाई देख लिया, मोटाई ध्यान से समझिए। प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध वह व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक तार की मोटाई का। मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक तार इतना मोटा, ये तार की मोटाई है, ठीक है ना, ये तार है, और दूसरा तार है ये तार, ठीक है ना, ये तार है। दो तार दिख रहा, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका ए अधिक है और इसका ए कम है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। चालक तार की मोटाई कहने का मतलब है कि प्रतिरोध जो होता है ना, वह व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी सीधा सीधा ध्यान रखिए मोटाई, मोटाई इसका जो क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसको जितना बढ़ाएंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा। समानुपाती में होता था
कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा। यानी अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है ना। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा। सीधा मतलब है कि इसका जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध वह कम होगा। क्या होगा? कम। और इसका जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध वह अधिक होगा। बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब है कि अगर चालक तार की मोटाई ज़्यादा है तो उसमें धारा का विरोध कम होगा, यानी प्रतिरोध उसका कम होगा। अब यदि चालक तार पतला है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो उसमें धारा का विरोध ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ आप याद रखिए। चालक तार की लंबाई, यानी लंबाई जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यानी जितना लंबा तार उतना अधिक प्रतिरोध, जितना मोटा तार उतना कम प्रतिरोध, ठीक है ना। यानी उसमें कम धारा का विरोध होगा, ठीक है। अब है चालक तार की प्राकृतिक पर। चालक तार की प्राकृतिक, तीसरा नंबर देख लीजिए यहाँ। चालक तार की प्रकृति। चालक तार की प्रकृति का मतलब है कि यह डिपेंड करता है कि चालक जो तार है वह किस पदार्थ का बना हुआ है। अलग अलग पदार्थ का अलग अलग प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि तांबा का तार एल्युमिनियम के तार से बेहतर होता है, क्योंकि उसमें धारा का विरोध कम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसका जो बनावट है, यानी चालक तार वह किस धातु से बना हुआ है, ठीक है। इस पर भी डिपेंड करता है कि जितना अच्छा धातु होगा उतना अच्छा, यानी उतना कम प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो इसको कहते हैं चालक तार की प्राकृतिक पर। किस पर निर्भर करता है? चालक तार की प्राकृतिक पर निर्भर करता है, ठीक है। ये इतना तीन प्रतिरोध को, यानी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला ये तीन कारक था। प्रतिरोध किसको कहते हैं? तो जिसमें धारा का विरोध होता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ये फॉर्मूला, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, इसको ओम इस प्रकार से सूचित करते हैं। और तीन बात याद रखिए, अगर चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी दोनों एक दूसरे का समानुपाती होता है, प्रतिरोध और चालक तार की लंबाई। और दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी चालक तार की मोटाई, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और डिपेंड करता है कि चालक तार की प्रकृति क्या है। जितना अच्छा चालक तार होगा प्रतिरोध उसमें उतना कम होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हम यहाँ जो भी पढ़ाएंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और वह वीडियो को सबसे पहले आप देखें। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।